प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्रिपरेशन लगभग आपकी हो चुकी होगी। कल सीबीएसई वालों का साइंस का पेपर है। ठीक है। तो जैसे एमपी बोर्ड में तो टाइम है, तो ये दोनों को मद्देनजर बनाकर सीरीज चल रही है। ठीक है। तो जैसे एमपी बोर्ड में टाइम है तो वो इसको पढ़ें। ठीक है। तो आज जो सीरीज है आपको पता है, जैसा कि चैनल पे जो सीरीज चल रही है क्लास 10th के लिए निर्वाण सीरीज चल रही है। इससे बाहर अब कुछ नहीं, साइंस हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है। कल हम मैथ्स भी स्टार्ट कर देंगे। ओके। तो देखो, सीबीएसई वालों का तो वैसे भी मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है, लेकिन मुझे तो कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि अभी एमपी बोर्ड के बच्चे, अदर बोर्ड्स के बच्चे बचे हुए हैं। तो सीरीज मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। ओके। साइंस में अगर हम देखें तो ये सीरीज एक सैंपल पेपर को 2 से 3 वीडियो में मैं लगभग कंप्लीट करवाती हूँ। तो ये जो सीरीज है, आप देखें तो इसमें से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे, है ना। देखो, इसमें मैंने क्या है, रटन विद्या वाला काम नहीं किया है, क्योंकि वो तो आप गाइड से, आपके नोट से भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने चीजों को समझाने की कोशिश की है। अगर आपके दिमाग में कोई चीज उतर जाती है तो कॉपी में तो आप उसको बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी के मद्देनजर आप लोगों के लिए बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। साइंस सब्जेक्ट है, आपको पता है साइंस थोड़ा सा टफ भी पड़ता है, तो है ना। तो उसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा इजी वे में लिखने की कोशिश की है। तो इसमें हम आई बॉल तक पढ़ चुके थे, गंगा एक्शन प्लान भी हम पढ़ चुके थे 1985। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन भी हम पढ़ चुके थे। यहाँ तक हम इसको कर चुके थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ से। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम, वेट 1 मिनट, चलिए। जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन, जो मैग्नीशियम रिबन है, बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। हम मैग्नीशियम का जो रिबन है उसे जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं? देखिए, मैग्नीशियम का रिबन को हम साफ करते हैं ना। ठीक है, साफ क्यों करते हैं, उसके ऊपर की परत को क्यों हटाते हैं? क्योंकि उस अगर हम उसे नहीं हटाएंगे तो मैग्नीशियम हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, जिससे क्या होगा, उसको बर्न करने में कठिनाई होगी, वो उतने अच्छे से बर्न नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि हम जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जलाने से पहले साफ करते हैं। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबिन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, है ना। उसको हम क्लीन क्यों करते हैं? मैग्नीशियम रिबिन को हवा में जलाने से पहले क्यों साफ किया जाना चाहिए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसका रीजन है, मैग्नीशियम रिबिन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग। इतना तो आपको इजिली याद होगा। इन एयर बिकॉज a layer of magnesium oxide forms on its surface due to reaction with air, which prevents the ribbon from burning properly, है ना। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि हवा के साथ प्रतिक्रिया के कारण इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है, जो रिबन को ठीक से जलने नहीं देती है। देखो, कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम गाइड में से, नोट्स में से रट्टा मारे। आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बोर्ड पर दिख रहा है, आप इजी लैंग्वेज में इसे लिख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम्म, एक होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, और एक होती है आपकी एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो एक्सो, एक्सो मतलब एक होती है इंडो। इंडो मतलब ऐसा समझ लो, इन है, अंदर की ओर किसी चीज का आना, और एक्सो मतलब बाहर की तरफ किसी चीज का जाना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बेटा?
एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट बाहर की तरफ रिलीज हो, जैसे कि पढ़ने की हम कोशिश करते हैं, यही चीज मैंने इसमें लिखी भी है। देखिए, एक्सोथर्मिक क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना आपको। डिफाइन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आपको बतानी है, एक्सोथर्मिक की एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन को आपको बताना है। जिसे हिंदी में हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। अब ऊष्माक्षेपी क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है ये डिफाइन किया गया है। An exothermic reaction is a chemical reaction that involves the release of energy in the form of heat and light. These reaction are the opposite endothermic, है ना? मैंने बताया एक में ऊष्मा बाहर जाती है, ऐसा समझ लो, एक में हीट अंदर आती है। अब हीट मतलब ये नहीं कि गर्म होना कुछ, हीट किसी भी फॉर्म में आ सकती है। सन जैसे यहाँ लिखा भी है सनलाइट के फॉर्म में आपको मिल सकती है ना? इसमें अभी डिफाइन किया हुआ है सनलाइट के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, है ना? तो बाहर की ओर जाए तो वो कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक होगी। ठीक। रिएक्शन एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ केमिकल इक्वेशन एज फ्लो रिकेंट्स, है ना? रिएकेंट्स जो है प्रोडक्ट्स एंड एनर्जी, जो आपके यहाँ पर रिएकेंट्स भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो किस में टूटेंगे? एक तो प्रोडक्ट्स में टूटेंगे और एक एनर्जी, यहाँ से एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, एनर्जी निकलेगी। एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, ये तो आप लिख ही सकते हैं, जिसमें गर्मी या प्रकाश के रूप में ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा बाहर निकलती है ना? उसकी रिहाई होती है। ये प्रतिक्रियाएं एंडोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेप ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी होती है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब क्या होती है? ऊष्मा शोषी के विपरीत होती है और इन्हें रासायनिक समीकरण में निम्न रूप से व्यक्त किया जाता है। ज्यादा समझ में ना आए तो आप फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसकी रिएक्शन यहाँ पर लिख देना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है। ठीक है। तो अगर वो ऐसा ना पूछ के डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्टली पूछ ले कि बताओ फोटोसिंथेसिस में कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, तो आपको पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक। ठीक इसी प्रकार हम जो रेस्पिरेशन करते हैं या हमारा जो भोजन पचता है उसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? केमिकल रिएक्शन एंडोथर्मिक। ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट बहुत कम पूछता है वो, आपको इक्वेशन देता है या फिर स्टेटमेंट लिखते हैं और पूछता है कि बताओ भैया ये कौन सी रिएक्शन है। स्टेटमेंट कैसा? स्टेटमेंट ऐसा ही कि जिसमें क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो कौन सी होगी? तो वो एक्सोथर्मिक होगी। जिसमें एनर्जी इन हो रही है, जिस रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो वो कौन सी होगी? एंडोथर्मिक। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक बार शांत दिमाग से इसे पढ़ ले, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। An exothermic reaction is a chemical reaction that involves the release of energy in the form of heat or light. These reactions are the opposite of endothermic reaction and can be expressed in a chemical equation as flow। है ना? आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन रिएक्शन लिख देंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन तो आपको फोटोसिंथेसिस में भी लर्न करनी है, तो लर्न तो है ही सही। लर्न तो ही तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें, और वो रिएक्शन देख के भी पूछ सकता है कि कौन सी प्रोसेस, कौन सी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इसके अंतर्गत आएगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। डिफाइन सेल्फ पोलिनेशन। एक होता है क्रॉस पोलिनेशन और एक होता है सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन को समझाने के पहले मैं एक डायग्राम पे जाना चाहूंगी। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये जो डायग्राम है इसके जो पोलन ग्रेन है, देखो समझो, ये सेल्फ पोलिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है, हाँ, ये क्रॉस पोलिनेशन का एग्जाम्पल है।
इसके जो पोलन ग्रेन है, ये दिख रहे हैं आपको, ये पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट की ओर जा रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसके स्टिग्मा में जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? वन टू अनादर, एक से दूसरे की तरफ ये क्या हो रहे हैं? मूव हो रहे हैं। पहली बात तो वो हो सकता है कि किस किस वे में हो सकते हैं, तो वाइन के द्वारा लिख सकते हैं, मनुष्य के द्वारा भी होते हैं, है ना? यहाँ किसके द्वारा हो रहे हैं? बी के द्वारा हो रहे हैं। बी यहाँ से ले जाकर यहाँ पर क्या कर रही है? पोलन ग्रेन को शिफ्ट कर रही है। तो ये रीजन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, ये कौन सा हो गया? जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पोलन ग्रेन जाते हैं, दूसरे प्लांट की स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन जाते हैं, पोलेंस जो है पोलेंस जो है जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन क्या है? सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ में क्या होता है बेटा? इसी के पोलन यहीं पर क्या करते हैं? फर्टिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, उसी प्लांट की स्टिग्मा पर, उसी प्लांट की स्टिग्मा पर क्या होते हैं? सेम सेम प्लांट, है ना? सेम प्लांट में होना चाहिए, अनदर प्लांट में नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कोई टेंशन ना ले, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन है, सेल्फ पोलिनेशन, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द another of a flower to the stigma of the same or another flower, है ना? मतलब यह परागणों का एक फूल के पराग कोश से उसी पौधे पर या उसी पौधे पर, या जैसे ये पौधा है मान लीजिए, या तो इसी पौधे पर हो, ये फूल है, यहीं से पोलन ग्रेन ले लिया, उसी पौधे पर, या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर, पौधा वही होना चाहिए। आ रही बात समझ में? क्रॉस नहीं होना चाहिए। सीधी सी सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि आपको पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, देखिए मन लगा के पढ़िए, कोई टीचर समझा रहा है, समझने की कोशिश करें, बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन भी देखो, क्वेश्चन भी बहुत इजी है। क्वेश्चन कुछ ऐसे नहीं है हलवा क्वेश्चन या बहुत टफ क्वेश्चन जो हमसे बन ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज आपको पता है, आपको एक्सप्रेस करना नहीं आती है। जब चीज आपको एक्सप्रेस करना ना आए, जैसे पोलन ग्रेनी पूछा, तो आप ऊपर हेडिंग डालें और उसको एक फ्लो चार्ट में जो जो आपको पॉइंट पता है ना, 1 2 3 4 करके लिख दो, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो वाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल, प्रजनन की आवश्यकता क्यों होती है? तो बेटा, एक जैसी संतति, एक जैसी जनरेशन को उत्पन्न करने के लिए हमें क्या होती है? प्रजनन की आवश्यकता होती है। एक जैसी स्पीसीज जो क्या हो, इन्वायरमेंट में बनी रहे, तो क्या होगा? अगर मनुष्य से मनुष्य ही नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा? पृथ्वी चलेगी? इन्वायरमेंट चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए इसकी आवश्यकता होती है। रिप्रोडक्शन इज essential for the survival of species and the continuation of life on the earth. It is a fundamental feature of all living organization ऑर्गेनाइ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं पृथ्वी पर, मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, अगर उनके जैसे ही स्पीसीज पृथ्वी पर नहीं आएगी, जैसे मनुष्य से मनुष्य नहीं बना, तो क्या होगा? पृथ्वी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, है ना? और कुछ ये भी कारण है कि हम स्पीसीज को सेव भी करते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे पेड़ पौधे हैं, अगर ये नष्ट हो जाए तो क्या हम लोग रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसीलिए इसे आवश्यक माना गया है। प्रजातियों के अस्तित्व और पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है। मेरी क्लास के अंदर आप लोगों को कुछ भी चीज रटने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज को समझ लीजिए, समझ समझ के बुद्धि डेवलप हो जाएगी आपकी, आप एग्जाम में लिख देंगे। चलिए, अब चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। डिफाइन द हेरिडिटी, मतलब अनुवांशिकता को आपको बताना है।
आनुवंशिकता क्या होती है? कुछ गुण या कुछ शरीर में बनावट हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है। जैसे कि किसी के कान के पीछे बाल होना, है ना? एक ऑटोमेटिकली टकलापन आ जाना। जैसे कि मैं हेल्दी हूँ, मोटी हूँ, तो जेनेटिक भी होता है ये। उसी को हेरिडिटी बोलते हैं हम। द मैग्नीज्म बाय विच कैरेक्टरिटीज, है ना, आपकी कैरेक्टरिटीज, आपका डिफरेंस आर पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में शिफ्ट होना। ठीक है, अनुवांशिकता वह तंत्र है जिसके द्वारा विशेषता, समानता, मतभेद को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो, मैंने आपको इसके पहले कौन सी बताई थी, ये एक्सोथर्मिक है। और इसके पहले भी मैंने आपको जो बताई थी वो कौन सी रिएक्शन बताई थी, जस्ट वेट, एक्सोथर्मिक। अब ये पूछ रहा है, oh shit, ये पूछ रहा है कि रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक, है ना? एक्सोथर्मिक होती है रेस्पिरेशन भी। ठीक है, respiration is an exothermic reaction because it release energy in the form of heat। इसमें हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन में। ठीक है, किस फॉर्म में? हीट फॉर्म में। दिस प्रोसेस एक्ट्रेस इन द माइक्रोकोन्डिया ऑफ लिविंग सेल। ये सारी प्रक्रिया माइट्रोकोन्डिया में होती है, लिविंग सेल्स में। Explanation: during respiration, glucose from food combines with oxygen in the cells। ठीक, इसके मतलब अगर बड़ा आ जाए तो फिर आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी मिलेगी तो ग्लूकोज में टूटेगी, बिल्कुल टूटेगी। दिस रिएक्शन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इस रिएक्शन के अंदर जो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलता है। और एनर्जी मिलने से हम क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे, ग्रोथ करेंगे, है ना? वो चीजें हमने इसमें लिखी है। चलिए, अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको जब 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस करवा रही थी तब मैंने आपको ये भी बता दिया था। हाउ इज सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइन इन ह्यूमन बींग्स? कैसे डिटरमाइन करेंगे कि लड़का होगा, होने वाली संतति या आने वाली जनरेशन मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा? तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सेक्स, जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम है, उस सेक्स क्रोमोसोम पर ये डिपेंड करता है। एक्चुअली क्या होता है, मनुष्य के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम पेयर की बात करें तो 23 होते हैं। 23 में 22 तो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं और 1 जो होता है ये सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये जो मेल होता है, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, जो मेल होता है इसके अंदर एक्स वाई होता है और इसमें एक्स एक्स होता है। जब फर्टिलाइज एक्स एक्स से होता है तो होने वाली जो संतति होती है वो गर्ल होती है। और जब ये फर्टिलाइज एक्स वाई से होता है तो होने वाली जो संतति होती है वो बॉय होती है। तो जो लिंग निर्धारण होता है, जो सेक्स डिसाइड होता है कि आने वाली जनरेशन कैसी होगी, इट्स विल बी गर्ल और बॉय, क्या होगा, तो ये डिपेंड करता है सिर्फ किस पे? मेल पर। क्योंकि मेल में दोनों होते हैं एक्स और वाई, महिला में तो एक्स एक्स ही होते हैं। तो जब एक्स एक्स से जुड़ेगा, महिला की इधर से तो एक्स ही आना है, ये तो कंफर्म हो गया, इधर से तो एक्स ही आना है। लेकिन जब इधर से वाई आएगा तभी तो होने वाली संतति बॉय होगी। आ रही है ना बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि जो आने वाली जनरेशन है, मतलब आने वाली जो नेक्स्ट चाइल्ड है या जनरेशन है, वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? इट्स टोटली डिपेंड ऑन मेल, है ना? ये मेल के ऊपर डिपेंड करता है। हम महिलाओं को दोष देते हैं, समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं। उसमें एक कुरीति ये भी है कि आज भी इतनी डेवलप जनरेशन में, इतने खुले विचारों में भी सबको लड़का चाहिए, है ना? कोई 4 लड़कियां, कोई 5 लड़कियां वेट कर रहा है कि क्या हो,
लड़का हो, हमारे घर में क्या करे, लड़का जन्म ले। ये कहने की बात है बेटा, जब लड़की जन्मती है तो के लक्ष्मी आई है, पर मन में सुकुचाहट रहती है कि अरे यार, लड़का आ जाता तो अच्छा रहता। तो ये हम किसको दोष देते हैं, हमारा समाज आज भी महिलाओं को दोष देता है। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो इस चीज को समझ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, तो आपको पता है कि इसके लिए कौन जवाबदार है। इसके लिए मेल आदमी लोग, पुरुष वर्ग ही जवाबदार है कि आने वाली संतति क्या होगी, लड़का होगी या लड़की होगी। चलिए अब इसको हम पढ़ लेते हैं। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है वो आपसे क्वेश्चन। सर्दी हो गई है भैया। हाउ इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। तो मैंने अभी आपको सारी रामायण गा दी, अब मैं इसको पढ़ देती हूँ। ए पर्सन हैज 46 क्रोमोसोम्स। अच्छा ये ना ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। देखो अगर पेयर पूछे तो इसको 2 से डिवाइड करना है, टोटल 23 होते हैं पेयर की बात की जाए तो। और पेयर ना पूछ के सिर्फ वो क्रोमोसोम पूछे तो 46 होते हैं, जिसमें से 22 तो आपके ऑटोसोम्स होते हैं, और वन पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अ पर्सन हैज 46 क्रोमोसोम इन टोटल, so 23 chromosomes come from the mother and 23 from the father. During fertilization, if Y sperm cell fuse with an ovum X, Y किससे मिल रहा है, X से, तो क्या बनेगा, a boy is produced। ये हो जाएगा आपका XY। And if an X sperm cell fuse with the ovum X, तो क्या बन रहा है, XX, मतलब कि गर्ल, ठीक है। एक व्यक्ति में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो 23 गुणसूत्रों माँ से आ जाते हैं, सेम टू सेम पूरे आएंगे बच्चे में, 43 माँ से 43 पिता से। निषेचन के दौरान यदि वाय शुक्राणु कोशिका एक, यहाँ पे ओवम आएगा, अंडाणु एक्स के साथ फ्यूज होती है तो लड़का उत्पन्न होता है। अदरवाइज सेम चीज है, अ, जो एक्स शुक्राणु एक्स से ही मिलेगा, एक्स एक्स तो लड़की उत्पन्न होगी। यह जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा वो आप लिखें, आप अच्छे सा डायग्राम बनाए जो अभी मैंने बनाया था। अगर नहीं देखा आपने तो रिवर्स जाके देखें वीडियो को, बिल्कुल दिखेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। देखो बेटा, अभी ये जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, अभी जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जो बच्चे 9th में हैं उनको तो और अच्छी सौगात मिलेगी, है ना। ये तो जस्ट मैंने अभी स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए, पर 9th वाले जो बच्चे अब 10th में आएंगे उनके लिए तो बहुत अच्छा 1 अप्रैल से कोर्स लॉन्च हो रहा है, ठीक है। ये भी अच्छा है पर वो पूरा सिस्टमेटिकली होगा, ओके। ये समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, डिफाइन द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की आपको क्या बतानी है, फोकल लेंथ बतानी है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे वो बताना है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपकी फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर है इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो एफ इज इक्वल टू आर अपॉन में 2 होता है, ठीक है। जहां पर आर क्या होता है, रेडियस होती है, ठीक है। आर क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक। तो अगर हम इसको पूरा पढ़े तो द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स ऑप्टिकल, ये याद रखना है आपको, मिरर ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, ठीक है। ये चीज आपको इसमें याद रखनी है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, आर क्या है ये आपको यहाँ लिखना है, 2 से 3 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बायोलॉजी का है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, डिफाइन द लाइफ प्रोसेस।
आपको क्या बताना है, लाइफ प्रोसेस के बारे में डिफाइन करना है, लाइफ प्रोसेस के बारे में आपको बताना है। लाइफ प्रोसेस आर द बायोलॉजिकल फंक्शन दैट लिविंग organism perform to stay alive, grow and develop. These processes are vital for survive of the organism. लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस लिविंग थिंग्स के लिए है, जिसमें लिविंग थिंग क्या करती है, अपने आप को ग्रो करती है। ये सब लिखा हुआ है इसमें ना, क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, अपने आप को स्टे रख रही है, अपने आप को डेवलप कर रही है। आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है। जीवन प्रक्रिया एक जैविक कार्य है जो जीवित रहने के लिए, बढ़ने के लिए और विकसित होने के लिए करते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, जैविक प्रक्रियाएं बोलते हैं या जैविक लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक। आप 2 से 3 टाइम इसको ऐसे भी पढ़ लेंगे ना, देखो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या समझाऊं मैं, फिर भी समझाने की कोशिश की है कि डिफाइन द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस आर द बायोलॉजिकल फंक्शन। अब इसमें क्या बताऊं, ये तो आपको पता है कि लाइफ प्रोसेस हमारी बायोलॉजिकल फंक्शन है। ये क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। और क्यों, स्टे अलाइव, हमें जीवित रखने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए और डेवलप करने के लिए। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी लाइफ प्रोसेस कहलाती है। और इसी का मैंने क्या कर दिया है, इसी का मैंने हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द, हाँ, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, गिव एन एग्जांपल। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जहाँ जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर डिपेंड करता है, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। जैसे आप यहाँ देखें, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। यह एक ऐसा न्यूट्रिशन है जहां पर जहां पर जो जीव है वो क्या करता है, वेयर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, भोजन के लिए दूसरे जीव पर डिपेंड होता है। हेट्रोट्रोफिक आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर वन फूड ऑन फूड, वन फूड नहीं, ऑन फूड। हेट्रोट्रोफिक में ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। चलिए, ठीक, आ गया होगा आपको समझ में। नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ठीक, ये बोल रहा है लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना है। और आप यकीन मानिए, मुझे पूरी 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 बुक में ये डायग्राम सबसे इजी लगता है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। देखो, सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, हमारे मुंह में जाता है, माउथ, बक्कल कैविटी। ठीक है। उसके बाद टंग, उसके बाद आपका इसोफेगस, है ना। ये पूरा आपको वही डिफाइन करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम आपको बनाना है। यहाँ से भोजन चला, यहाँ तक हम लेके आ गए। अब ये क्या है, यहाँ पर इसकी, ये दिख रहा है आपको, ये डायफ्राम होता है ना। जस्ट चेस्ट के नीचे यहाँ देखेंगे तो आपको एक हड्डी सा महसूस होगा, ये डायफ्राम होता है। और ये ब्रीथिंग में हेल्प करता है। ठीक है। ये टूट जाए तो मानव की मृत्यु हो जाती है, मनुष्य बचता नहीं है। ठीक है। उसके बाद आप देखें तो आपका ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, स्टोमक हो गया। उसके बाद आपकी स्मॉल इंस्टेंटाइन हो गई है और ये लार्ज हो गई। ठीक, कुछ भी नहीं, आपने सब पढ़ रखा है। लीवर कहाँ है, लीवर ये रहा आपका। लीवर के अंदर ही क्या होती है आपकी, गाल ब्लेडर होती है। इसमें स्टोन हो जाता है ना। अगर स्टोन हो जाती है, पतरी हो जाती है, तो फिर गाल ब्लेडर को डॉक्टर क्या करता है, काट के निकाल देता है। ठीक है। ये जूस भी रिलीज करती है यहाँ से। फिर पैनक्रियाज आपको बताना है, ये आपका पैनक्रियाज है। फिर आपकी अपेंडिक्स, जो कि एक अवशेषी अंग है जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो कितनी बार सुनते हैं ना हम, ये जब बढ़ जाती है तो डॉक्टर इसको यहाँ से काट के निकाल देता है। इसकी कोई आवश्यकता शरीर में नहीं होती है। ठीक है। तो अपन कितनी बार सुनते हैं ना कि फलाने का अपेंडिक्स में क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ। ठीक है। तो आज का जो ये लेसन है, मतलब आज का ये जो वीडियो है,
इसमें जो सैंपल पेपर 1 है, ऑलमोस्ट इसमें कंप्लीट हुआ है। मैं अब आपको फैक्ट वाइज मेन चीजें और बता दूंगी, तो ये सैंपल पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत कुछ देखो, सीबीएसई वाले बच्चों से भी कहना चाहूंगी कि इसके पहले भी मैंने बहुत सारे साइंस के वीडियोस बनाए हैं, इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आज भी मैं कह रही हूँ कि आज से भी आपको कल जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल बने रहिए किसके साथ, मेरे साथ, योगिता मुकाती के साथ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।